ये राशि कौन है? मुझे नहीं मालूम। आपका नाम है आशना, उसका नाम है राहुल, ये बीच में राशि कौन आई? कुंडली वगैरह मिलाना, इसके पीछे क्या मनोविज्ञान है? मेरे लिए तो इन बातों का खंडन करना भी एक तरह का अपमान है अपने प्रति। कोई बात कुछ दम रखती हो तो मैं उसका खंडन भी करूं। जो बात बिल्कुल बेतुकी बिना सर पैर की है, जिसमें कोई तुक न तर्क न अर्थ, उस बात का मैं खंडन भी क्या करूं? एक डेटिंग ऐप एक फीचर लेके आया है जिसमें राशि के थ्रू आप अपना पार्टनर चुन सकते हैं। शनिचर वहां आसमान में क्या कर रहा है? इससे आपकी जिंदगी में शनिचर लग गया, ये क्या है? और जेंजी थोड़ा आगे निकल गई है, वो कुंडली बाद में मिलवाती है, पहले हॉबीज एंड इंटरेस्ट्स एंड पैशंस मिलवाती है डेटिंग एप्स पर। जो काम पिछली पीढ़ी कुंडलीबाजी में कर रही थी, वो आपकी पीढ़ी एस्ट्रोबाजी एप्स चलती हैं, उसकी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा। दोनों हाथों में लड्डू हैं, परंपरा भी नहीं छूटी और मॉडर्न भी कहला गई। पहले चलती थी परंपरा, अब चलती है पसंद। प्रेम न परंपरा का नाम है न पसंद का नाम है, प्रेम तो एक। प्रणाम आचार्य जी, मेरा नाम आशना है और मेरा जो सवाल है वो डेटिंग ऐप से रिलेटेड है। अभी एक डेटिंग ऐप एक फीचर लेके आया है जिसमें राशि के थ्रू आप अपना पार्टनर चुन सकते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि हमें डेटिंग ऐप की ज़रूरत ही क्यों है, और साथ ही साथ जब हम आमने सामने ही सहजता से बात नहीं कर पाते हैं तो फिर डेटिंग ऐप पर पीछे से छुप छुप कर बात क्यों करते हैं? आपने हमेशा समझाया है कि प्यार जो है, सच्चा प्रेम जो है, उसकी बुनियाद जो है वो सच्चाई होती है। तो फिर ये कुंडली वगैरह मिलाना, इसके पीछे क्या मनोविज्ञान है? क्या हम सचमुच सच्चा प्यार ढूंढ रहे हैं, या मतलब हमारे फैसलों का दोष किसी और पर डालने का ये बहाना है एक? ये राशि कौन है? मुझे नहीं मालूम। आपकी दुनिया है, बहुत अजीब है। सवाल सुनकर थोड़ी देर के लिए तो मैं सकते में आ जाता हूं कि जवाब शुरू कहां से करूं। कहते हैं प्यार में कोई तीसरा बीच में नहीं आना चाहिए। आपका कुछ नाम है, आपका नाम है आशना। आपका नाम है आशना, ठीक है। उसका नाम है राहुल, ये बीच में राशि कौन आई? क्या आशना राशि को बर्दाश्त करेगी? क्या करना चाहिए? नहीं। ये दो के बीच में तीसरा कौन आ गया? और देखो कितनी व्यर्थ शुरुआत करनी पड़ रही है जवाब की, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आता मैं जवाब क्या दूं। कैसी तो आपने दुनिया बनाई है। और राशि तो आई, अपनी फूफी कुंडली को भी साथ लाई। अब कोई मुझे बताए ये कुंडली कौन है? हम कौन हैं? हम कैसे लोग हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम जिंदा हैं या बस बेहोशी में चल रहे हैं? ये क्या चला रखा है हमने? सूर्य, नक्षत्र, चांद, तारे, आकाश गंगाएं सारी वो एक निश्चित नियम पर चलते हैं। वो नियम आपको विज्ञान बता देता है, वहां तक बिल्कुल ठीक है। वो गणनाएं विज्ञान की हैं, वो बिल्कुल ठीक है बात, आप गणना करके बिल्कुल बता सकते हो कि किस दिन, उदाहरण के लिए, पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच में दूरी सबसे कम होगी। ठीक है, आप बता सकते हो। व्यापक तौर पे आप कहोगे वो क्षेत्र फिजिक्स का है, और ज्यादा उसको पिन पॉइंट करके कहोगे कि साहब ये जो है ये एस्ट्रोनॉमी है, कॉस्मोलॉजी है। ये काम विज्ञान का है। बिल्कुल हम जान सकते हैं कि किस तरीके से अपनी धुरी पर, अपनी कक्षाओं में, अपने ऑर्बिट्स में ये जितनी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं या आकाशीय पिंड, ये कैसे गति करते हैं, बिल्कुल जाना जा सकता है, क्योंकि उसके नियम है भाई।
वैज्ञानिक नियम है, इक्वेशंस हैं, आपने पढ़ी हुई हैं। जिन्होंने बहुत आगे तक नहीं पढ़ा उन्होंने भी केपलर्स लॉस पढ़े होंगे, हम जानते हैं वहां पर मामला क्या रहता है। यहां तक तो ठीक है मामला। अब उसके आगे ये कहां से आ गया कि जब बृहस्पति यहां होगा और शुक्र यहां होगा तो आपका भाग्य फिर यहां होगा। उसका आपकी जिंदगी से कुछ ताल्लुक है, ये बात कहां से आ गई और कैसे आ गई, और कोई लेना देना नहीं, कोई उटपटांग, बिल्कुल न सर न पैर। एक इंसान की जिंदगी पर चांद का क्या असर पड़ जाएगा और वहां शनि का क्या असर पड़ जाएगा। हाँ, खूबसूरत ग्रह है शनि, देखने में सबसे बढ़िया लगता है। सबसे सुंदर रात में आप देखोगे आसमान को तो सैटर्न ही लगेगा, वहां तक तो बात ठीक है। पर वो शनिचर वहां आसमान में क्या कर रहा है, इससे आपकी जिंदगी में शनिचर लग गया, ये क्या है, ये क्या है। और मैं क्या जवाब दूं इसका? जवाब आप दीजिए कि आप इन बातों को मानते क्यों। मेरे लिए तो इन बातों का खंडन करना भी एक तरह का अपमान है अपने प्रति। कोई बात कुछ दम रखती हो तो मैं उसका खंडन भी करूं, जो बात बिल्कुल बेतुकी बिना सर पैर की है, जिसमें कोई तुक न तर्क न अर्थ, उस बात का मैं खंडन भी क्या करूं। आप बताओ ना मुझे, आप इन बातों को मान कैसे लेते हो? और उनको मानने के पीछे आपके पास न वैज्ञानिक कारण है न धार्मिक कारण है। बताता हूं आपको, इन बातों को मानने के पीछे आपके पास बस मनोवैज्ञानिक कारण है, और मनोवैज्ञानिक कारण है डर। आप डरे हुए हो। विज्ञान तो कहता ही नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है, अध्यात्म भी नहीं कहता कि ऐसा कुछ हो सकता है कि राहु केतु आकर के आपकी दुकान में आग लगा देंगे या आपका धंधा गिरा देंगे। धर्म भी ये नहीं कहता, विज्ञान भी नहीं कहता, धर्म भी नहीं कहता। ऐसा बस डर कहता है, ऐसा बस अज्ञान कहता है। और हम में से ज्यादातर लोग न विज्ञान पर चलते हैं न धर्म पर चलते हैं, बस डर पर चलते हैं। इसलिए ये सब चीजें चल रही हैं। कोई आपसे कहे कि सिद्ध करो कि ऐसा कुछ नहीं होता, आपको जवाब देना ही नहीं चाहिए। आपको कहना चाहिए तुम सिद्ध करोगे ऐसा कुछ होता है, तुम सिद्ध करोगे ऐसा कुछ होता है। यहां पर सिद्ध करके दिखाओ, सबूत, तथ्य, तर्क, प्रमाण के साथ, कि बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इनसे एक इंसान की जिंदगी पर कोई फर्क पड़ सकता है। लो सिद्ध करके दिखाओ। तुम दिखाओ ना, क्योंकि दावा तुम्हारा है। ये बेतुका, बेसिर पैर का उटपटांग अनर्गल दावा तुम कर रहे हो, तो तुम सिद्ध करोगे ऐसा कुछ हो सकता है। हम काहे को कुछ सिद्ध करें? आप मुझसे कहो उदाहरण के लिए कि सिद्ध करो कि कपाड़ पोटा मीठा नहीं होता, मैं सिद्ध कर ही नहीं पाऊंगा। बताओ क्यों? क्योंकि कपाड़ पोटा कुछ है ही नहीं। तो एक ही जवाब आपको दे सकता हूं, तुम सिद्ध करो कि कपाड़ पोटा मीठा होता है। मैं कैसे साबित करूं कि कपाड़ पोटा मीठा नहीं होता? वैसे ही ये सवाल आ जाता है कि नहीं, आप जरा साबित करके दिखाइए, ये कुंडली वगैरह से कुछ नहीं होता, कपाड़ पोटा मीठा नहीं होता। तुम साबित करो ना कि कुछ होता है। तो साबित करने के लिए क्या करेंगे? कहेंगे आपको पता है हमारी मौसी के दादा की बेटी की फूफी का चाचा का पड़ोसी, उसको बताया गया था कि फलाने दिन की फलानी रात को जब चांद निकलेगा और चांद के नीचे तारे टिमटिमाएंगे, तब तुम्हारा व्यापार में घाटा हो जाएगा। और हो गया। अगर ऐसा कुछ होता तो तुझे इतनी दूर जाके काहे को बताना पड़ता? अपनी जिंदगी से बता दे, और अपनी ही नहीं फिर सबकी जिंदगी से बता दे, क्योंकि अगर नियम है तो सबके ऊपर लागू होगा, फिर कोई अपवाद नहीं होगा।
फिर ये नहीं होगा कि 100 में से कोई एक मामला उठाया और उसकी डुगडुगी बजा रहे हैं, कह रहे हैं देखो वहां पर हमें पंडित जी ने बताया और ऐसा हो गया। ये भी तो बताओ कि पंडित जी ने 100 लोगों को बताया, उसमें से 99 के साथ कुछ नहीं हुआ। एक के साथ तो तुम बता दो तब भी हो जाएगा। 100 लोगों को पकड़ो और 100 के 100 को एक ही बात बता दो, कुछ भी, 1 साल में तेरी शादी हो जाएगी। ऐसी सड़क पे निकल पड़ो, जो मिले उसी को ही बोलो 1 साल में तेरी, जिनकी हो गई उनको भी बोलो। 100 में से एक तो तुम्हारा पड़ ही जाएगा। और बस ये सबको बता देना कि ये देखो, यूं ही चलते चलते बस हमने उसका मुखमंडल पढ़ लिया और घोषणा कर दी कि ऐसे 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 हो जाएगी। आज से हमारा नाम है भविष्यम सरकार। बस हो गया। और जहां डर होगा वहां प्रेम हो सकता है क्या? डर और प्रेम साथ चल सकते हैं? तो जहां कुंडली मिलाकर के काम हो रहा है वहां तो पहले ही पता है कि इस रिश्ते में कभी प्रेम नहीं होगा। हाँ, दहेज हो सकता है, हाँ मान्यताएं हो सकती हैं, हाँ वर्जनाएं हो सकती हैं, हाँ संस्कार किस्म की कुछ चीजें हो सकती हैं, हाँ आसक्ति भी हो सकती है, हाँ कामनाएं हो सकती हैं, हाँ लेन देन हो सकता है, प्रेम नहीं हो सकता। क्योंकि जिस रिश्ते की शुरुआत ही अज्ञान और डर से हुई है उसमें प्रेम तो कभी भी नहीं होगा, होगा ही नहीं। भारत हो और प्रेम हो बड़ा मुश्किल है, कहते हुए दर्द हो रहा है क्योंकि स्वयं भी भारतीय हूं। जहां डर इतना ज्यादा हो वहां प्रेम कैसे आएगा? प्रेम तो सबसे पहले निर्भयता मांगता है। जहां दहेज भी कुंडली मिला के लिया जाता है वहां आप उम्मीद करते हो कि प्रेम होगा? हा हा हा। और जेंजी थोड़ा आगे निकल गई है, वो कुंडली बाद में मिलवाती है, पहले हॉबीज एंड इंटरेस्ट्स एंड पैशंस मिलवाती है डेटिंग एप्स पर। ये नए तरीके की कुंडलियां हैं, ये कुछ आगे नहीं बढ़ गए। भीतर जो मनोवैज्ञानिक मशीन काम कर रही है ये वही है, बिल्कुल पुरानी। पुराने लोग भी प्रेम के अलावा कुछ और मिलाते थे। जो आपकी जेनजी है वो भी प्रेम के अलावा कुछ और मिलाती है। अच्छा, चेहरा पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अच्छा पॉलिटिकल ओपिनियंस मैच कर रहे हैं कि नहीं। आमतौर पर तो सेक्सीनेस से काम चली जाता है, पर कोई इंटेलेक्चुअल हो तो वो थोड़ा आगे जाकर के पूछेगा कि किताबें कौन सी पढ़ते हो, तो उसके लिए चैट जीपीटी है। चैट जस्ट टेल मी 5 बुक्स टू साउंड इंटेलेक्चुअल। और फिर उसने ये भी पूछ लिया आगे कि अच्छा फलानी तुमने पढ़ी है, मेरी भी पसंदीदा है, इसमें तुम्हें क्या पसंद है? चैट गिव मी अ क्विक समरी ऑफ फलानी बुक। खट से चिपका दिया। जो काम पिछली पीढ़ी कुंडलीबाजी में कर रही थी वो आपकी पीढ़ी एस्ट्रोबाजी एप्स चलती हैं उसकी भी। कई बार तो एस्ट्रो और डेटिंग एप्स एक में ही रहती हैं कि डेटिंग करने जाओ वहीं पर बटन है मैच एस्ट्रो, सब कुछ एक साथ हो जाएगा। वो बोलेगा लाल छड़ी मैदान खड़ी और एस्ट्रो में बनी रहूंगी पापा की परी। कुछ भी नहीं बिगड़ा। दोनों हाथों में लड्डू हैं। परंपरा भी नहीं छूटी और मॉडर्न भी कहला गई। आधुनिक होने के लिए अंधविश्वास त्यागना जरूरी थोड़ी होता है।
क्या गजब की बात कही है। चलो जल्दी से इस पर एक पोस्टर बना दो, इंस्टा पर डाल दो। आधुनिक होने के लिए अंधविश्वास त्यागना जरूरी थोड़ी ही होता है। वाह। प्रेम ना कुंडली ऐप में है, ना एस्ट्रो ऐप में है, ना डेटिंग ऐप में है। वो चीज दूसरी होती है। पुरानी पीढ़ी बंधक थी, बाहर से। आपकी पीढ़ी बंधक है भीतर से। पुरानी पीढ़ियों का शोषण बाहर वाले कर जाते थे। आपकी आज की नई पीढ़ी को शोषित होने के लिए किसी बाहर वाले की जरूरत ही नहीं। आप खुद अपना शोषण कर लेते हो। आपकी लाइक्स, डिसलाइक्स, ओपिनियंस, वाइब्स काफी हैं आपका शोषण करने के लिए। वो जब आप इठला के इतरा के बोलती हैं ना, यू नो दिस इज हु आई एम, तो ये आप नहीं बोल रही हैं, ये भीतर की बहुत सड़ी हुई बदबूदार कोई चीज बोल रही है, और वो आत्मशोषक होती है। बाहर से कोई आपका एक्सप्लॉइटेशन, शोषण कर रहा हो तो दिखाई दे जाता है, विद्रोह करना आसान हो जाता है। पर जब आप स्वयं ही अपने शोषक हो जाओ तो गुलामी बहुत गहरी हो जाती है। आपकी जो पीढ़ी है वो अपनी एक्सप्लॉइटर खुद है। वो कहते हैं हम किसी की नहीं सुनते, हम तो बस अपनी सुनते हैं। ये जो तुम अपनी सुनते हो ना, ये अपनी सुनना ही सबसे बड़ी गुलामी है। क्योंकि जिसको तुम कह रहे हो मैं, जिसको तुम कह रहे हो अपनी बात सुनना, वो तुम्हारी बात नहीं है, वो भी पूरे तरीके से शारीरिक और सामाजिक बात है। जिसको तुमने कह दिया कि ये तो मेरी बात है, मैं किसी बार वाले की नहीं सुनती, मैं तो रिबेल हूं। काहे का रिबेलियन? वही बाहर वाले जो बाहर से तुम्हारे ऊपर चढ़े रहते थे, अब वो सूक्ष्म रूप से तुम्हारे भीतर प्रवेश कर गए हैं। वो तुम्हारे भीतर रह करके तुम्हें नियंत्रित करते हैं। पुरानी पीढ़ी के गुरु होते थे, वो कहा करते थे अरे समाज से दबकर रहो और भगवान से डरो और परंपरा के पीछे चलो। ये बातें आज की पीढ़ी को अब पुरानी लगती हैं। कह रहे हैं हाँ, हम बाहर किसी से क्यों दब के रहें, किसी से क्यों डर के रहें। तो अभी जो फैशनेबल गुरु लोग हैं वो बताते हैं मैं तो अपने मन की करूंगा, मैं किसी की नहीं सुनता, मैं तो अपने मन की करता हूं। और ये पुरानी गुलामी से ज्यादा भीषण गुलामी है। ये फैशनेबल और ट्रेंडिंग रिबेलियन है जो दो कौड़ी का नहीं है, ज्यादा घातक है। अहंकार रिबेल बनकर बैठ गया है भीतर। अहंकार ने टी शर्ट पहन ली और उस पर क्या लिख दिया है, आई एम अ रिबेल। हम किसी की नहीं सुनते। तुम तो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से चलाना, तुम किसी की मत सुनना। ये ज्यादा घातक बात है, पुरानी बातों से भी ज्यादा घातक ये नई बात है, और ये खूब चल रही है। पुरानी पीढ़ी कहेगी आयोजित विवाह करो, ठीक, कुंडली मिला के। अच्छा ही करा कि उसकी उनकी बात को ठुकराना शुरू कर दिया, ठीक किया, चलो ठीक किया। लेकिन आपकी पीढ़ी क्या कह रही है, जो हमें पसंद आएगा हम तो उसके साथ रहेंगे। अच्छा चलो, सुनने में तो अच्छी लगी ये बात, लेकिन ये तो बता दो कि पसंद करने का तुम्हारा पैमाना क्या है, ये तो बता दो। तुमने कह दिया मां बाप की पसंद पर नहीं चलेंगे, चलो ठीक किया। काहे को कोई आजाद आदमी किसी और की पसंद को जीवन भर अपने ऊपर लाद कर रखे, चलो ठीक किया, तुमने कह दिया समाज की नहीं सुनते, मां बाप की नहीं सुनते। पर यह तो बता दो अब किसकी सुन रहे हो। अब तुम कह रहे हो हम अपनी पसंद की सुन रहे हैं, और तुम्हें पसंद करने की तमीज है?
मुंह देखो अपना, जल्दी से मुंह देखो अपना। तुम्हें पसंद करने की तमीज है? अपनी पसंद माने क्या? किसकी पसंद? तुम्हारे शरीर की पसंद, तुम्हारी कंडीशनिंग, मीडिया की पसंद, वो सारी चीजें जो तुम्हारे भीतर घुस करके बैठ गई हैं, जो टीवी सीरियल तुमने देखे, जो वेब सीरीज तुमने देखी, जो तुम्हारे और परिवेश रहा चारों ओर, जो तुम्हारा पीयर ग्रुप रहा, और जो तुम्हारे हार्मोनल उबाल आ रहे हैं, उनकी पसंद। तुम्हारी कोई पसंद नहीं है, क्योंकि तुम तो अभी हो ही नहीं। तुम क्या प्रेम करोगे? प्रेम करने के लिए पहले होना तो पड़ता है। तुम्हारे मुंह से तो तुम्हारे हार्मोन्स बोल रहे हैं, तुम्हारे मुंह से तो वो के पॉप बोल रहा है। 10 साल पहले जिस किस्म के लड़कों को लड़कियां कहती ये देखो कितना बेकार है, ऐसे कैसे फेमिनिन सा लगता है, आज वो तुम्हारी पसंद हो गए। और तुम कह रहे हो ये मेरी पसंद है। तुम्हारी पसंद है, तुम्हारी पसंद है, सचमुच। तुम हो कहां कुछ भी पसंद या नापसंद करने के लिए? पहले अपनी हस्ती को पैदा तो कर लो। तुम तो अभी पैदा ही नहीं हुए, तुम किसको पसंद करने लग गए कि इसके साथ जिएंगे, मरेंगे, ब्याह करेंगे, कुछ और करेंगे? पसंद में और प्रेम में जमीन आसमान का अंतर होता है। पसंद तो मशीन भी कर सकती है, पसंद तो पागल भी कर सकता है, पसंद तो शराबी भी कर सकता है। प्रेम सबके बूते की बात नहीं होती है। पसंद तो किसी को भी कोई आ जाता है। 12-14 की उम्र आई नहीं कि लड़के को लड़की, लड़की को लड़का पसंद आना शुरू हो जाता है। पसंद में क्या रखा है? 2 कौड़ी की चीज है पसंद। कोरियन कल्चर ना हावी हुआ होता, अफ्रीकन कल्चर हावी हो गया होता, तो आपको सब जितने भी हमारे श्याम घनश्याम हैं वही पसंद आने लग जाते। काला रंग अपने अलग अलग शेड्स में बड़ी डिमांड में आ जाता। क्यों? के पॉप की जगह ए पॉप पॉपुलर हो गया है, अफ्रीकन पॉप। तो सारी लड़कियां ढूंढ रही होती कोई मिले, मेरा घनश्याम। श्याम माने काला, घन श्याम माने घना काला। और फिर बोलती मेरी पसंद, मेरी पसंद। नहीं डैडी, हाउ कैन यू इंटरफियर इन माय पर्सनल प्राइवेट लाइफ? ये मेरी पसंद है, मेरा घनश्याम। तुम्हारी पसंद का कोई मूल्य है? जैसे पेड़ से टूटा हुआ पत्ता हवाओं में बह रहा है, संयोगों के झोंके ले रहा है, अपनी कोई हैसियत नहीं, अपनी कोई हस्ती नहीं। कभी किधर को हवा चली तो उधर बह गया, कभी कहीं जाकर गिर गया, कभी किसी की गोद पर बैठ गया। इसका मतलब यह नहीं है कि मां बाप आपके लिए बेहतर फैसला कर देंगे। मैं अरेंज्ड मैचेस के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं। जो अरेंज्ड के सामने सर झुका दे वो डरपोक, और जो अपनी पसंद के पीछे पीछे चल दे वो पागल। अब मैं इन दोनों में किसको ऊपर रखूं? मेरी तो आफत हो जाती है, मैं जवाब क्या दूं? कुछ लगे हुए हैं हम डरपोक है, पापा ने सेटिंग कर दी, उधर ही जाना है, पापा पापा। और दूसरे हैं वो विद्रोही बन रहे हैं, कह रहे हैं नहीं हम भी विद्रोही हैं, हमारी स्पिरिचुअलिटी भी रिबेलियन की है। तो हम तो चलते हैं मेरी पसंद। ये तुम्हारा एक्सेंट भी उधार का है। भारत पर अंग्रेज न चढ़े होते, पुर्तगाली चढ़े होते, तो तुम पुर्तगाली एक्सेंट में आज बोल रहे होते। तुम्हारा अपना क्या है? तुम्हें गोरा रंग भी पता है ना क्यों पसंद आता है? भारत में कोई परंपरा नहीं है गोरा रंग ही श्रेष्ठ होता है। हमारे यहां तो श्याम वर्ण को, नील वर्ण को
सबको ऊंचा माना गया है। तुम्हें गोरा रंगी क्यों पसंद है? पसंद, मेरी पसंद। तो लड़की को ही कहते ना, अरे गोरी कहाँ जा रही हो। गोरा ही क्यों पसंद आता है? क्योंकि भारत को कॉलोनाइज अंग्रेजों ने करा। वहां भी अगर अफ्रीकन आ गए होते तो क्या होता? अभी ब्लैक स्टॉक सबसे ऊपर होते। तो तुम्हारी पसंद माने क्या? किसकी पसंद? तुम हो ही नहीं, तुम तो प्रभावों का एक पुतला हो, संस्कारों का एक पिंड हो। तुम्हारी अपनी निजी वास्तविक कोई हस्ती कहां? उसको ही आत्मा बोलते हैं, वो है कहां? और पसंद हमारी इतनी छिछली होती है कि सबको पता होता है कि हम क्या पसंद करेंगे। कोई अगर चाहे कि आपको पसंद आ जाए तो उसके लिए बड़ी मुश्किल नहीं है। कोई तय ही कर ले कि आपको पटाना है तो वो ऐसी स्थितियां निर्मित कर देगा कि आप उसे कर लें पसंद खुद ही, और बोले नहीं, उसने मुझे नहीं पचाया, वो मेरी पसंद है। क्योंकि आपकी पसंद आपकी है ही नहीं, वो सार्वजनिक है, पूरी दुनिया जानती है आप क्या पसंद करोगे। तो पूरी दुनिया के लिए बहुत आसान है आपके सामने पसंद योग्य बनकर आ जाना। लड़का लड़की ही नहीं, नेताजी और बाबा जी भी जानते हैं आपको क्या पसंद है। वो भी आपके सामने वही सब ले आते हैं जो आपको पसंद है। तो बाबा जी को आप दान दक्षिणा दे देते हो और नेताजी को वोट दे देते हो और लड़का लड़की जी को दिल दे देते हो। क्योंकि सबको पता है कि आपको क्या पसंद है, क्योंकि आपको जो पसंद है उसमें निजता कहीं है ही नहीं, वो सोशल है, सार्वजनिक है, सब जानते हैं। सोचो हम कितने प्रिडिक्टेबल हैं। कोई भी हमें पूर्वानुमानित कर सकता है, कोई भी जान सकता है कि क्या कर दूं तो सामने वाला लट्टू हो जाएगा। लड़के भी जानते हैं, लड़कियां, महिलाएं, सब। आप लोग जानती हैं कि नहीं जानती हैं? अच्छे से ईमानदारी से बताना कि क्या कर दें कि सामने वाला भी नाचना शुरू कर दे। अच्छे से पता है कि नहीं? अरे है कि नहीं? और ये सोचते हैं मुझे वो पसंद आ गई, तुम्हें वो पसंद नहीं आ गई। उसने पूरी व्यवस्था रची थी बड़ी आसानी से कि तुम उसे पसंद कर लो। महिलाओं के लिए बहुत आसान होता है कि कोई उन्हें पसंद कर ले। ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, वो दो चार छोटे मोटे काम है वो कर देने, लड़के तुरंत उन्हें पसंद कर लेंगे और फिर कहेंगे वो तो मेरी पसंद है, बाप से लड़ जाऊंगा, वो मेरी पसंद है। बाप से लड़ जाओ पर इस मुद्दे के लिए नहीं। प्रेम क्या होता है? आप जवान हो, ठीक है, प्राकृतिक बात है, विपरीत लिंगी से आपका आकर्षण होगा, अच्छी बात है, बढ़िया। प्रकृति में हम क्या कह दे कि कुछ बुरा है? जो है सो है। हम होते कौन है उसे बुरा घोषित करने वाले? दो व्यक्तियों में परस्पर आकर्षण होता है एक उम्र में आकर के, हम क्या जाएं और कहें कि शुभ है कि अशुभ है कि ये है कि वो है? वो हो रहा है, अपने आप हो रहा है। प्रश्न ये है कि उस आकर्षण को ड्राइव करने वाला कौन है? समझ रहे हो? स्त्री और पुरुष में जो परस्पर आकर्षण होता है वो वैसा ही नहीं होता कि जैसा लोहे और चुंबक में होता है ना, बिल्कुल वैसा नहीं होता। यहां लोहे के पीछे भी कोई है और चुंबक के पीछे भी कोई है। प्रश्न यह है कि वो कौन है? हाँ ठीक है, जवान हो गए हो तो लड़कियों की तरफ जाओगे। प्रश्न यह है कि लड़की चुनने वाला कौन है? शरीर तो इतना ही कह रहा है, शरीर की प्राकृतिक रूप से तो बस इतनी ही मांग है कि कोई विपरीत लिंगी चाहिए, ठीक। पर यह तो बता दो कि दुनिया में इतनी लड़कियां हैं, वो कौन बैठा है पीछे शरीर के जो चुनाव कर रहा है? उसका क्या नाम है? और क्या वो चुनाव करना जानता है? और यही प्रश्न मैं लड़कियों से पूछूंगा। हाँ ठीक है, जीवन में पुरुष प्रवेश करेंगे, बिल्कुल,
पर क्या तुमको तमीज है ये चुनने की कि कौन होगा वो पुरुष? चुनने वाले का नाम बताओ, क्या नाम है उसका? अहंकार, द ईगो। आपको लगता ऐसा है कि जैसे ये शारीरिक आकर्षण है, नहीं। आकर्षण जरूर शरीर से शुरू हुआ है, पर साथी का चुनाव करने वाला अहंकार होता है। और जब भी वो चुनाव करेगा तो चुनाव उठपटांग ही बैठेगा। अध्यात्म ये नहीं कहता कि स्त्री पुरुष दूरी बनाकर रहें, वो पूछता है किसको चुना है। ठीक है, जीवन में स्त्री को ले आओ, पर कौन सी स्त्री को लाए हो और कौन सी स्त्री को लाए हो वो इस पे निर्भर करेगा कि तुम कौन हो। आत्मज्ञान है कुछ? स्वयं को जानते हो? स्वयं को जानते हो? गिरा हुआ आदमी जिसको गिरा हुआ ही रहना है, वो जाकर जो सबसे गिरी हुई औरत होगी उसको चुन लेगा। क्योंकि अगर वो थोड़ी सी भी ऊंची स्त्री को अपने जीवन में ले आया तो उसके गिरे हुए अहंकार को खतरा हो जाएगा। ऐसे चुनता है अहंकार। इसी तरीके से एकदम डरी हुई महिला, एकदम डरी हुई महिला किसी ऐसे पुरुष को चुन लेगी जो उसको सुरक्षा तो दे दे पर कभी उसका डर ना हटाए। क्योंकि अगर डर हट गया तो रिश्ता टूट जाएगा। रिश्ता बना ही इसीलिए था क्योंकि महिला डरी हुई थी। रिश्ते की बुनियाद में ही डर था। जिस दिन महिला का डर चला गया वो रिश्ता भी चला जाएगा। तो महिला कहेगी मुझे ऐसा पुरुष चाहिए जो मुझे अपनी छांव में ले ले, सुरक्षा दे दे। पर डर नहीं हटना चाहिए। डर हटा तो रिश्ता भी गया। डर का जो मूलभूत कारण है अहंकार, वो नहीं हटना चाहिए। अब देखो, इस तरीके से तो हम चुनाव करते हैं जिंदगी में। इस तरीके से तो हम जिंदगी में अपने साथी का चुनाव करते हैं। फिर हम कहते हैं कि अरे रिश्तों में इतना क्लेश क्यों है? और क्या होगा? तुमने चुना कैसे है ये देखो ना। चुनने वाला कौन है ये देखो ना। बहुत सारे तो पुरुष खुलेआम कहते हैं बेधड़क, भाई हमें ना कोई बहुत पढ़ी लिखी और बड़े विराट व्यक्तित्व वाली दमदार तेज बीवी चाहिए ही नहीं। हमें तो चाहिए सीधी साधी आज्ञाकारिणी सुशीला। ये देख रहे हो ये कौन चुन रहा है? यहां तो शरीर भी नहीं चुनने वाला है। अहंकार कह रहा है कि ज्यादा तेज लड़की अगर जिंदगी में आ गई तो हमारी पोल खोल देगी, हमसे दब कर नहीं रहेगी, हमारे अहंकार को चुनौती दे देगी। तो वो पहले ही कह देते हैं कि बहुत पढ़ी लिखी भी मत लाना, कमाने का काम हमारा है, हम पढ़े लिखे हैं, 10वीं पास हो तो भी चलेगा, पर जरा दब्बू होनी चाहिए। ये शरीर भी नहीं चुन रहा। हम अक्सर कहते हैं कि जेनजी हार्मोनल डिसीजंस ले लेती है। नहीं साहब, आपके डिसीजंस हार्मोनल भी नहीं है, ईगोइक हैं। ईगोइक है। और बुरे दोनों हैं। हार्मोन्स भी अगर उन्हीं पर चल रहे हो तो तुम्हारा कोई कल्याण नहीं होगा, और अहंकार भी तुम्हें नचा रहा है तो भी नहीं होगा। लेकिन इन दोनों में भी अगर कभी मुठभेड़ होती है तो अहंकार हार्मोन को भी दबा देता है। कोई बहुत आकर्षक लगने वाली स्त्री तुम्हारी जिंदगी में आए, लेकिन वो बड़ी विदुषी हो, दुनिया घूमी हो उसने, तुमसे ऊंची नौकरी करती हो, तेज तर्रार हो, अपनी बात रखना जानती हो, न डरती हो न सहमती हो, और सेक्सी खूब हो, तुम कहोगे होगी सेक्सी, मुझे नहीं चाहिए। तुम अपने हार्मोन्स को भी ओवरराइड कर दोगे। तुम कहोगे भाई इतनी तेज है कि चाहिए ही नहीं जिंदगी में, भले ही ये कितनी भी आकर्षक हो, कितनी कैसी भी कामिनी हो, नहीं चाहिए। अहंकार साथी को भी वैसे ही चुनता है जैसे वो जिंदगी में सारे काम करता है, आत्मरक्षा के लिए। और प्रेम का मतलब होता है उसको चुनना जो तुम्हें तोड़ दे। अब कैसे होगा प्रेम परंपरा और पसंद के साथ? बताओ। पहले चलती थी परंपरा, अब चलती है पसंद। प्रेम न परंपरा का नाम है न पसंद का नाम है। प्रेम तो एक पागलपन का नाम है जिसमें अहंकार
स्वयं ही कह रहा है कि संगति उसकी मिले जो मेरे बंधन तोड़ दे, जो मेरे पूर्वाग्रह तोड़ दे, जो मुझे उन जगहों से उठा दे जहां मैं चिपक कर बैठा हुआ हूं, जो मेरी जंजीरें काट करके मुझे आकाश में खुला छोड़ दे। प्रेम का अर्थ होता है जो ऊंचे से ऊंचा संभव हो सके उसकी संगति कर लेना, चाहे उसके लिए जो कीमत देनी पड़े। यह होता है प्रेम। अहंकार प्रेम करेगा ही नहीं। अगर उसको डरा रखा है तो वो कहेगा मैं चलूंगा परंपरा पर, और अगर उसको ढील दे रखी है तो कहेगा मैं चलूंगा पसंद पर। पर प्रेम अहंकार के बूते की बात नहीं है। प्रेम न पुरानी पीढ़ी जानती थी न नई पीढ़ी जानती है, क्योंकि प्रेम पीढ़ियों के बदलने से नहीं आ जाता। प्रेम कोई काल चक्र की वस्तु नहीं है कि समय बदलेगा तो मानव प्रेम पूर्ण हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। काल बदलता रहता है, मनुष्य अप्रेमी का अप्रेमी ही रहता है। 5000 साल पहले भी हम प्रेम नहीं जानते थे, 100 साल पहले भी नहीं जानते थे, पिछली पीढ़ी भी नहीं जानती थी, और आज की पीढ़ी भी नहीं जानती है। कैसे ज्ञानियों ने प्रेम को गाया है? वो है प्रेम, सर कटाए भूई धरे तब बैठे घर माही। ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही। किसका सर? शरीर का सर नहीं काटना है, अहंकार का सर। और उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था जहां डर है वहां प्रेम नहीं हो सकता। जो डरा है वो सर काटना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आ रही है समझ में? अवसर बीत नहीं गया। जब तक आप हो तब तक अहंकार है, और जब तक अहंकार है तब तक प्रेम की उसकी प्यास है। समस्या बस ये है कि वो चुनता है आत्मरक्षा को प्रेम से ज्यादा। चुनाव बदला जा सकता है, अभी जिंदा हो आप। आत्मरक्षा को छोड़िए, प्रेम को चुनिए। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली। ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।